खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, सबसे बड़ी स्टोरी ज़ाहिर है सैलाब रावी के बाद सतलुज भी बिफर गया, दर्जनों शहर ख़तरे में। अभी अभी आप लाइव देख रहे होंगे जो खबरें चल रही थी हमारे प्रोग्राम से पहले, गुजरात भी हमें डूबा हुआ नज़र आ रहा है। उसके आगे मियाँ साहब हमें तफसील देंगे, लेकिन हम एक बड़ी अहम स्टोरी, दो स्टोरियाँ आपको देंगे। एक तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी है, कोई बड़े इस रिपोर्टर हैं उनके सलीम जंदीर साहब, उन्होंने हमें सखर बैराज के बारे में बताया कि कैसे एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने ख़त लिखा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कि किस तरीके से सखर बैराज जो है इसकी तामीर में क्या क्या घपले हुए, और अभी 3 लाख ही गुजर रहा है पानी क्यूसिक, और वो जो है वो लर्ज रहा है। ये एक बड़ी खौफनाक स्टोरी है। और आज हम आपको ये बताएंगे, जिस तरह डॉक्टर इकराम को मैं कोट करूँ, वो कह रहे हैं कि ये बर्बादी ये दरियाओं ने नहीं की, ये सरकारी दफातर में बैठकर इसका बंदोबस्त हुआ है। भारत इस पर बात करेंगे। ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। वो भारत का जो डिफाइंस मोड है उस पर हम जानते हैं ट्रंप साहब एक बड़े रिएक्टिव और ज़िद्दी किस्म के आदमी हैं उन्होंने, और बड़ा ख़तरा है 400 अरब डॉलर की जो एक इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल है या IT है, उसको ख़तरा है, भारत के समत में जा रहा है चीन। और ये एक स्टोरी ऐसे एक्सटेंशन साइंस कहते हैं, इसमें बड़े अरसे से काम हो रहा है कि क्या इंसानी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़ाहिर दवा अद्वियात ये भी वसीले अल्लाह ताला ने बना रखे हैं। 150 साल तक रूस और चीन ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये खुदाई मामलात में मुदाखलत है या अल्लाह ताला की तरफ से ही दी गई एक नेमत है। इस पर बात करेंगे। इमरान खान को बैरून मुल्क भेजने की बातें क्यों होने लगी, इस पे बात करके हमारे साथ थोड़ी देर बाद अरशद अब्बासी साहब होंगे। बड़ा इलस्ट्रियस करियर है उनका, इंजीनियर हैं और बहुत ही अंदर के आदमी हैं, एनर्जी के भी माहिर हैं। साहब पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बात हम बाद में करेंगे। जो 2 स्टोरी जिसके बारे में हम बताएंगे कि 10 अरब रुपए के जो मंसूबे थे बैराजेस बनाने के, और उनके साथ क्या खिलवाड़ हुआ जिसकी वजह से पूरा सिंध आज ख़तरे में आ सकता है। राइट नाउ हमें ज़मीन पर जो सिचुएशन है उससे हमें आप आगाह करें, और बाद नाज़रीन हम ये स्टोरीज भी आपके गोश्त गुजार करेंगे। जी मियाँ साहब। आज सब 26 अगस्त को सैलाब शुरू हुआ था और 26 अगस्त के से लेकर अब तक जो है वो संगीन सूरत हाल है तीनों दरियाओं की, जिसमें दरियाए सतलुज बहुत ज़्यादा जो है वो संगीन सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर पानी का फ़्लो जो है वो कम ही नहीं हो रहा। और अब बताया जा रहा है कि जो इसका कैचमेंट एरिया है वहाँ से बादल जो है वो हिल ही नहीं रहे, वहाँ पर बादल जो है वो बरसते जा रहे हैं, क्लाउड बरस्ट होता जा रहा है, जिससे 3,35,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इसमें दाखिल हुआ गंडा सिंहवारा के मुकाम पर, और आगे तक बहावल नगर तक जो है वो पानी ही पानी है। इसमें कई शहर जो हैं उनका राब्ता जो है वो एक दूसरे से कट चुका है। कसूर कंगनपुर जो है वो उसका राब्ता जो है वो कट चुका है। दीपालपुर में पानी ही पानी है। पाकपतन, बहावलपुर, बावल नगर, हासलपुर, लोधरा और अहमदपुर, ये जो शहर हैं ये बहुत संगीन सूरत हाल है। वहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल है, बंद टूट रहे हैं और पानी बस्तियों में दाखिल हो रहा है, ज़मीनें तबाह कर रहा है, फसलें जो है वो ख़राब कर रहा है। और इसके अलावा शहर जो हैं उसमें जो उनको ख़तरा है, उसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो बहावल नगर को है। बहावल नगर में बताया जा रहा है कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। बहावलपुर जो है वो भी ख़तरे में है, कसूर ख़तरे में है और दीगर जो है वो इलाके ख़तरे में है। सुलेमानकी के मुकाम पर 1,32,000 क्यूसेक का रेला है। इस्लाम के मुकाम पर जो हेड इस्लाम है वहाँ पर भी ऊँचे दर्जे का सैलाब है। मेलसी साइफन पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। और इसके अलावा जो है दरिया रावी की अगर सूरत हाल देखी जाए तो दरिया रावी की सूरत हाल भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि दरिया रावी पर जो 3 डैम है भारत का वो फुल हो चुका है। वहाँ से एक नया रेला दाखिल होने को है। वो रेला अगर दाखिल हो जाता है तो पानी का बहाव 90,000 से लाख क्रॉस कर जाएगा और हो सकता है कि 1.5 लाख तक पहुँच जाए, जिससे लाहौर को बड़ा खतरा है, क्योंकि लाहौर में पहले ही पानी जो है वो बहुत सी बस्तियों में, बहुत सी सोसाइटियों में घुस गया, और अभी अगर लाहौर में पानी दोबारा आता है उसमें दोबारा जो है वो पानी राइज करता है, जो कि जिसका बड़ा खतरा है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ख़राब हो चुका है उससे पानी जो है वो आगे निकल जाएगा और लाहौर की बस्तियां जो है वो अंदर लाहौर के शहरी इलाकों को भी हिट कर सकता है। तो जो दरियाए चिनाब है उसमें जो 5 लाख क्यूसेक का रेला काजी साहब दाखिल हुआ था वो खानकी से जो है वो गुजर चुका है। आगे चिन्योड़ ब्रिज पर जो है उसने उसको हिट किया है, और आगे देखें कि वो शाह मोहम्मद वाला हेड जो है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है, और जो मुजफ्फरगढ़ शहर है वो ख़तरे में है, मुल्तान ख़तरे में है, और आगे जाकर जो है वो पांजनद के मुकाम पर
ये कल शाम तक जो है वो सिंध में दाखिल होगा, तो उस वक्त सुपर फ्लड जो है वो सिंध में बन जाएगा और सिंध के इलाकों में तो आगे तोसा, गुद्दू, मियां साहब मैं और पोल्ट्री तक जो है वो मियां साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, जाएगा। मैं आपको रोकना पड़ेगा। हमें नाज़रीन ज्वाइन कर लिया है अरशद बाजी साहब ने, एनर्जी के माहिर हैं, पानी और इंजीनियर हैं, इलस्ट्रियस करियर है इनका। बहुत शुक्रिया अरशद बाजी साहब। अरशद बाजी साहब मैं शुरू करूँगा, एक तो आर्टिकल जो है को ऑथर किया आपने गालबन डॉक्टर इकरामुल हक साहब के साथ, और जिसमें दो फिक्रे हैं जिससे मैं बात शुरू करता हूँ। मैं कोट करता हूँ कि जी द रियल डिजास्टर वाज नॉट मेड in the rivers but in the Federal Flood Commission and offices of the Federal Flood Commission and Punjab Irrigation Departments. Then आपने ये जो लीवीज हैं, डैम्स हैं, एम्बैंकमेंट हैं, फ्लड वॉल्स हैं, डाइवर्जन्स हैं, ये डाइवर्जन चैनल्स का जिक्र किया, और साथ ही एक स्टोरी और आती है, माफ़ी चाहता हूँ सवाल लंबा कर रहा हूँ मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं एक ख़त लिखते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कि हजूर या डायरेक्टर को कि जो सक्खर बैराज है ये अभी 3 लाख का रेला ही गुजर रहा है, तो ये लरज रहा है। और फिर वो बीच में ये भी इंकशाफ स्टोरी में करते हैं कि यहाँ 8-10 बिलियन के जो ठेके थे वो उनके मुताबिक मुबैना तौर पर छपी हुई खबर में वो मर्जी के लोगों को दिए गए बोल्ट, नट बोल्ट, दरवाजे, जो भी गेट्स हैं वो रस्ती हैं। व्हाट इज दिस स्टोरी? इज दिस द रियल काज ऑफ आर मिजरी, आर वल्नरेबिलिटी, आर द चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट? जनाब अरशद अब्बासी साहब। ये सब देखिए, चाहे पावर का इशू हो या चाहे पानी का हो, आप दोनों ने जिस तरीके से एक कहते हैं 2 मैन थिंक टैंक्स खोला हुआ, अगर यहीं से कोई नोट्स लेता रहे तो बड़ी विजडम यहाँ मिल जाती है। अब जहाँ डॉक्टर इकराम की बात है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा जी फ्लड पे भी काम करते हैं, पावर पे काम करते हैं, देखें दैट्स वाई आपको बड़ी एक्सेप्शनल चीज़ें मिल रही हैं। अब अभी जैसे मियाँ शायद बात कर रहे थे कि जी रेला वहाँ से गुजरेगा, रावी से, सतलज से और चनाब से। एक ही बात है कि हिस्टोरिकल फ्लड को तो टच नहीं किया। कहाँ रावी में 3,88,000 का रेला इसी रावी से गुजरा है, इसी चनाब से 10 लाख का रेला भी गुजरा है, और सतलज में 5,70,000 का। देखिए आप दोनों से इस मौके पे पहली ही मुलाकात है, यानी इस टॉपिक पे एक अर्ज़ कर दूं, ये सैलाब अब से नहीं है, जब से ये कुर्रा अर्ज़ यानी ये खित्ता बना है उस वक्त से हैं। आप दोनों को शायद पता हो, आप दोनों प्रोग्राम करते रहते हैं इसी खित्ते में। मंजदोरो भी था और रप्पा भी था, वो दोनों सफ़ा हस्ती से मिट के थे फ्लड की वजह से। तो ये सैलाब जो है ये कंटिन्यू आते रहते हैं। जैसे 50s में 4 सैलाब आए, 60 में कोई सैलाब नहीं आया, 73 में 2 आए, और उसके बाद 2010 और 2022 में लंबा स्पेल आया। ये इन्होंने आना होता, इनका जो रास्ता है वो डिमार्केट करना था कि जी ये रास्ता है, इसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं रिवर जोनिंग। ये काम था फेडरल फ्लड कमीशन का, और हमें पता है कि ये शायद बड़ी मेहनत की, बड़े इन्होंने प्रोग्राम भी इस पर किए। आज 50 साल हो चुके हैं, हमने फ्लड जोनिंग नहीं की, लेकिन ये आज दोनों आप लोग कवर कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमें उन लोगों से कितनी हमदर्दी है जिनका आज घर डिस्प्लेस हो गया, जो आज टेंटों में रह रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से वो डिमार्केशन नहीं हुई। भाई साहब, एक तो फ्लड जोनिंग नहीं हुई, दूसरा ये फरमाइएगा कि फ्लड जोनिंग तो नहीं हुई जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट है और पानी जो है वो आबादियों में है, लेकिन जो सैलाब से प्रोटेक्शन के लिए इतनी स्कीमें जो है बनाई जाती हैं, फेडरल फ्लड कमीशन एक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें लिखा जाता है कि इतने पैसे, इतने अरब रुपए खर्च कर लिए गए। वो स्कीमें किधर हैं? वो पैसा कहाँ जाता है? सैलाब तो उसी तरह बंद पुश्ते तोड़ते हुआ बाहर निकल जाता है। आप ये भी आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि जब 2022 का फ्लड आया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, शायद यूएन की ने रिकमेंड किया तो डच आए, डच यानी हॉलैंड से। आप यकीन करें कि दुनिया में उनसे बेहतर वाटर मैनेजर कोई भी नहीं है। हम भी गए और हमको सीखा है उनसे। उन्होंने कहा जी आपको तो जो वाटर प्रोटेक्शन, ये जो बंद हैं, ये स्पर्स हैं, ये तो आपको डिज़ाइन ही नहीं पता, ये आपको ये डिज़ाइन कैसे बनाए हैं? तो पता चला कि जो पहले जो फ्लड आया था इस ब्रिटिश राज में, ये 1842 में आया था और फिर 1858 में आया था। उस वक्त किसी गोरा ने
एक बंद का डिज़ाइन बनाया था, ये अभी तक उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। देखिए, मैं अफसोस है कि अगर आप दोनों बैठे होते फाइटर फ्लड कमीशन में तो 3 चीज़ें होती हैं, एक फ़्लो, पानी में बहाव कितना है, ग्रेडियंट वेलोसिटी उसकी स्पीड कितनी है और उसकी स्लोप कितनी है। ये साइड स्पेसिफिक होता है, ये नहीं है कि 5 मरले के घर में आपने 2 कनाल का भी डिज़ाइन बना दिया, वही बना दिया, वो सिर्फ पकड़ के बैठे होते हैं। ये बंद बनाना कहाँ है? मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, कागज़ की तरह ये बैग है। मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। ये जो सलीम झांडीर साहब हैं, मैं आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, वो कहते हैं जी कि वो जो वहाँ पे अभी वाइब्रेट करना शुरू हो गया है, ठेके गलत दिए, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है और गियर बॉक्सेस जो हैं मैल फंक्शनिंग कर रहे हैं, नट बोल्ट्स जो हैं वो और गेट जो हैं ऑपरेटिंग वेल जो हैं वो रस्ट कर रहे हैं, उनको जंग लग चुका है रियल। अच्छा, ये और फिर ये डॉक्टर इकरामुल हक और ये कहना कि जनाब ये ह्यूमन, और साथ उन्होंने क्लेम किया है, बल्कि सुर्खी में लिखा है कि ये मैन मेड मैसेकर है, ये मैन मेड मैसेकर है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, अब मैं इसका रिस्पॉन्स इस तरह करूंगा कि ये एक, उसके बाद मैंने एक स्टडी की, मैंने यूएन भेजी, वो यूएनडीपी में पढ़ी हुई है। तो मैं आपके साथ अफसोस करूं कि ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ये इन्हीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने परसों मुझे फ़ोन किया और मेरे ख्याल में जो इनके पास वोकैबुलरी थी अच्छे अल्फाज की, गालियों की, वो भी दे दी। लेकिन इनकी एक बात मुझे नहीं भूलती, वो कहने लगे जी मैं कच्चे के डाकू से मैं आपको उठा लूँगा। अब आप देखेंगे उसके बाद इनका ही ऐसी कह रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने धमकी दी आपको? ये जी मैंने शायद से उन्होंने आपको गालियां दी, मैंने उनको लेटर भी लिखा है। गालियां दी इसलिए गालियां दी कि वहां पर जो है करप्शन की स्टोरी बाहर आई है। नहीं, मुझे 2024 में मैंने ये स्टडी भेजी थी यूएनडीपी में और मैंने कहा था कि फ्रेंच ने ये कहा है कि सक्खर बराज, कोटड़ी और गुद्दू बराज की इतने % गेट बंद थे, पानी जमा हुआ तब फ्लड आया। वो कहते हैं ये किस स्टडी की है, वो फ्रेंच को मेरे सामने लाओ, वो सॉरी डच को। तो भाई मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उस डच वो जो लोग आए थे उनको मैं कैसे लेके आऊँ कि भाई आपने इनसे पूछ के लिखना था। और मजे की बात ये देखिए कुदरत का कारनामा कैसे। लेकिन भाई साहब जो डच लोग आए थे उन्होंने तो सैलाब देखे हैं, अब वहाँ कंसल्टेंट जो है फ्रेंच है, फ्रेंच जो है उन्होंने तो कभी सैलाब देखा ही नहीं है इतना, तो वो कैसे कंसल्टेंसी करेंगे? तो ये भी तो उनसे आपने पूछना था। अरे ये नहीं, मैं ये एक इसमें कर दूँ आपको, बताऊँ कि फ्रेंच हाइड्रो पावर में या पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है, कंसल्टेंट हैं, यानी को कंसल्टेंट, जैसे मैं और डॉक्टर इकराम हैं, तो इस तरह ये जॉइंट वेंचर हैं। तो ये आप नहीं कह सकते उनका वाटर में एक्सपीरियंस नहीं है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट, या चले मैं आपके सामने मैं जवाब दूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे 36 साल हो गए। देखिए एक बात बताऊँ, अगर मैं कोई गलत बयानी करूं तो आपने मुझे स्पेयर नहीं करना हो, इसलिए जैसे आप डॉक्टर को स्पेयर नहीं करते, भाई तुमने गलत मेडिसिन दी है। उनकी बातों में अगर आपको फॉल्ट निकालने के लिए यहाँ पे फेडरल फ्लड कमीशन में फिर ऐसे बिठाने पड़ेंगे, रोबोट बिठाने पड़ेंगे, इनकी बस की बात तो नहीं है ना, इरिगेशन के लोगों की बात है। हाँ, लेकिन अब्बास साहब क्या सक्खर बिराज पर अगर रेला आ जाता है, सुपर फ्लड जिसको कहते हैं 8-10 लाख क्यूसेक का रेला, तो आराम से गुजर जाएगा। अभी वो 3 लाख पे कांप रहा है, लर्ज रहा है। मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि सईद काजी साहब तो लाहौर बैठे हुए हैं, आप यहाँ इस्लामाबाद हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, कल पीर शुफ के पास चलते हैं, दुआ तो करा सकते हैं ना, हम इससे ज़्यादा और भाई कुछ नहीं कर सकते यहाँ बैठे। ये इट्स अ वेरी सीरियस अलार्मिंग क्वेश्चन जो इनके एससी ने रेज किया। ये बताऊँ कि एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये कस्टोडियन होता है, गार्डियन होता है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो उसने टेक ओवर कर रहा है। हमें तो पता है ना SOPs के क्या है। क्या आप बाय डिफॉल्ट यार मैं कैसे लूँ? मैं बाय डिफॉल्ट यू आर सजेस्टिंग that this सक्खर बिराज is very vulnerable because of all the reasons stated। ये सलीम जंदीर साहब हैं, तो अगर 10 लाख का वो आता है, अगर 3 लाख पे खुदा हमें बचा के रखे और सिंध के भाइयों को भी बचा के रखे, तो फिर तो हम कच्चे और पक्के दोनों डाकुओं के हाथों मारे जाएंगे।
देखिए, मैं पहले आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो एससी है वो आप कह सकते हैं कि कस्टोडियन होता है, उसने टेक ओवर करना है। गेट ऑपरेट करना ये उसका काम है, गेट खोलना उसका काम है। तो ज़ाहिर है उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और वो मीडियम इंटरनेशनल लेवल पे आ चुकी है, तो इसमें मैं और आप या मियां यानी आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की बात कर रहे हैं जिसने लेटर लिखा है कि इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू ओपन द गेट्स टू सेव द इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, डैम ऑपरेशन का जिम्मेदार वो है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने कल मुझे काफ़ी कलमात कहे हैं, ये इनका काम नहीं है। ये तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे, ये फिर किसी और प्रोजेक्ट में चले जाएंगे और मुकम्मल लेकिन अब्बास साहब देखें, जो सुपर फ्लड शुरू होगा वो तौसा से शुरू होगा, और तौसा के बारे में ये कहा जाता है कि उसका भी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है। जैसे पानी उसके अंदर आता है तो वो पलट के बाहर निकल जाता है। वहां पर भी इसका मतलब तबाही होगी, गुद्दू पर भी तबाही होगी, सखर पर भी तबाही होगी, कोटरी तक फिर तबाही है। देखिए, मैं आप दोनों को ये कहूँगा कि ये इसको 88 साल बने हुए हो गए। ये ब्रिटिश राज में बना था सक्कर बराज। आप देखें, मैं मादल के साथ, दोनों के साथ, मैं एक आपने पोस्ट कहीं देखी होगी कि यार गोरे के वक्त वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, काफर थे। उनका काम कितना सॉलिड है कि अब जाके उनकी रिपेयर हो रही है। आप वहाँ पे ब्रिज, मैं कहता हूँ जी, गोरे का बना हुआ बंद अभी तक मुझे बताएं पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट या सिंध इरीगेशन या फेडरल, वो कौन सा ब्रीच हुआ है, वो कौन सा मटीरियल लगाते थे। अब देखिए अब नए नए फार्मूले आ गए, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। मेरी औकात तो नहीं है, मैं तो बहुत छोटे लेवल का आदमी हूँ, लेकिन यकीन करेंगे अगर मुझे कोई कहे तो मैं इसको ऐसे, यानी अब तो दुनिया में ये गारे और पत्थर के और इसके तो लेकिन अब्बासी साहब जो बंद हैं, जो अब्बासी साहब जो बंद पुश्ते हैं वो तो ठहरे नहीं है। आप पंजाब में देखा कि पंजाब में ना चनाब का बंद पुश्ता ठहरा, ना रावी का ठहरा, ना जो सतलुज का ठहरा, वहां तो ठहरे नहीं है। अब यहां पर भी जो सैलाब की प्रोटेक्शन स्कीमें बनाई गई हैं, क्या ये बंद पुश्ते ठहरेंगे? देखिए शायद वो सवाल आप पूछ रहे हैं, गैब के सवाल, वो मैं कहाँ सा वो गुस्सा कहाँ कितने जा लड़ियाँ। लेकिन ये आर्टिकल सुबह छपा, उसके बाद 3 बंद इनके टूट चुके हैं। एक जो मुल्तान से पहले, वो आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर इकराम इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, उन्हें इतला कर दें कि पीछे बंद जो है वो सजदे में सारे जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। देखिए, डिज़ाइन फॉल्ट, मटेरियल फॉल्ट, और देखिए हमारे भी जो मेरे बड़े बड़े शागिर्द हैं इसमें, वाटर में भी, एनर्जी में, वो कहते हैं जी कि ये भी बड़ी बात है कि ये वैसे पानी से, ये हवा से क्यों नहीं टूटे। आप यकीन करें कि जब ये कलमात बंदा सुनता है तो फिर आप सोचें, आप दोनों कि यानी इतना नाकिस मटीरियल था अब्बासी साहब के वो हवा से भी टूट सकते थे। देखिए, जो यंग लोग हैं, जो एसटीओज हैं, वो अभी रंग में नहीं रंगते। वो कहीं ना कहीं लेक्चर सुनते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी जगह पे, तो वो उनके कमेंट्स ये हैं कि सर बड़ी बात है कि हवा चली, उसमें बच के। ये देखिए, ये बड़ी दिल बर्दाश्ता बातें हैं, ये बड़े दुख से कहना पड़ता है। जैसे इसी आर्टिकल में लिखा है कि सैलाब नहीं मारते, ये तो बंदों ने मारा हमें। मैं आप दोनों को मैं क्या बताऊं, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर बंदों ने बिल्कुल ऐसा ही है, मैन मेड आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तो भारतीय डैम जो है वो भरे हुए हैं, अभी वहां से भी पानी जो है आ सकता है, तो फिर तबाही के लिए हम तैयार हो जाएं दोबारा। देखिए, मैं कुछ नहीं कहता, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कितने बड़े ओहदे में हैं, वो मेरे हाकम हैं, उन्होंने ये कहा कि 2022 के सैलाब के बाद हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये बताइए, मैं और आप काजी साहब और मियां शायद, हम किस चीज़। अरशद अब्बासी साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि स्टे सेफ, और मैं लॉ इन्फोर्समेंट से भी कहूँगा कि आप जैसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की बड़ी खरी है, एक बड़ा इलस्ट्रियस आपका करियर है, और जो लोग आपने हमें बताया है कि इस तरीका यू आर बीइंग थ्रेटन्ड, तो ये द होल नेशन हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय दीज पीपल, जो ये कच्चे और पक्के दोनों के डाकू हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस बला से, इन कच्ची बस्तियों को बचा के रखे। हमारा दिल खून के आंसू रोता है, मगर क्या हो सकता है। मगर हमने कोशिश की टू एक्सप्लोर, इट इज़ नॉट ओनली नेचर, इट इज़ ह्यूमन नेचर, जो बड़ी ग्रीड की तरफ ही चली गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। शॉर्ट स्टोरीज एंड ट्रम्प, भारत 100% टैरिफ, ये जो अब मैशत की एक जंग है, हर तरफ से खैर की खबर कहीं से नहीं आ रही। अल्लाह ताला ये वक्त आसानी से गुजार दे।
ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। मियाँ साहब, आज हमने दूसरी स्टोरी जो स्लॉट की है, अब 50% पे से 100% पे आ गए हैं ट्रंप साहब, और कोई बैद नहीं है कि ही विल स्लैप ऑल दीज, क्योंकि वो उनको आदत नहीं है। और एक जो इंपीरियलिज्म की एरोगेंस होती है, एक एरोगेंस अब सुपर पावर भी होती है, मगर यकीनन ये एरोगेंस है और इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान भी ये पहुँचा सकते हैं इस मौजूदा निज़ाम में। लेकिन ये और उसके साथ ही उनके गुस्से में जो इजाफा हुआ है, उन्होंने कल जो ट्वीट की थी और जो उन्होंने तंज की थी शी जिनपिंग पे, और उसके बाद जो हैं जो साथ प्यूटन पे, और साथ जो तीसरे बंदे बड़े वहाँ पे ताकत नज़र आई है। मैं नॉर्थ कोरिया एक बिग प्लेयर के तौर पे सामने आया जो नया SCO का इत्तेहाद बन रहा है। तो अब वो 100% टैरिफ की बात कर रहा है, तो इट मीन्स इंडिया इज इन अ रियल ट्रबल। क्योंकि मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल, देखें मैं एक बात आपको कोट करता हूँ और फिर बाल आपकी कोर्ट में फेंकता हूँ कि एक बहुत बड़े सरमायादार हैं और बड़े ज़हीन हैं, उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ये कहते हैं कि निज़ाम को ख़तरा हमेशा नए गरीबों से होता है। पुराने गरीब बेचारे आदी हो जाते हैं कुट शुट खाने के, इधर रोटी लब्बी कदी फाका कर लिया। Once you see a little bit good side of life and when it is taken away from you, तो वो बड़ा तंग करते हैं। जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा, जिस तरह हमने श्रीलंका में देखा, जिस तरह हम इंडोनेशिया में देख रहे हैं। 2 हफ्तों से मूवमेंट चल रही है और उनके जो सदर मोहतरम हैं या वज़ीर आज़म हैं वो इधर आए हुए हैं SCO में, और पीछे लोग, औरतें खाकरोब जो हैं वो झाड़ू लेके उनकी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ी सी निशानियाँ होती हैं, इनसे सीख लेना चाहिए। तो ये सिचुएशन तो इंडिया में भी फिर बन सकती है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होगा, क्योंकि 100% टैरिफ से तो उसकी इंडस्ट्री पर यूं समझे कि वो ट्रंप एटम बम मारने जा रहा है, और पता नहीं किस हद तक चाइना या SCO से बचा के अपनी मंडियां दे के उसे ब्रीदिंग स्पेस देगा। मियां साहब, योर टेक। देखें कायद साहब, भारत को बदमाश बनाया गया था इस खित्ते का, और ये ओबामा और बुश ने बनाया था, और चीन के लिए जो है वो यहाँ खड़ा किया गया था। उनमें सरमायाकारी कराई गई थी, IT के शोबे में बहुत बड़ी सरमायाकारी कराई गई थी, कॉल सेंटर बनाए गए थे, $400 अरब की सरमायाकारी हुई, और फिर $400 अरब उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने 100% जो टैरिफ अभी ओबामा लगा रहा है, तो ये $400 अरब जो है की जो सरमायाकारी है या जो इंडस्ट्री है, ये तो फारग होने जा रही है। SCO का उसको कैसे बचा सकती है? SCO उसको क्योंकि इंडिया जो है वो, आप देखें उसका मीडिया क्या कह रहा है, उसका मीडिया जो है वो अभी भी चीन को गालियां दे रहा है। इसलिए चीन की उन पर जो है वो इतमाद का फुकदान है। वहां पर SCO उसको इतना नहीं बचा सकता, ना चीन बचा सकता है। चीन उनसे कारोबार करेगा जो करेगा, लेकिन अब जो ट्रंप है वो उस इंडिया के पीछे है, मोदी के पीछे है। असल में वो उसका मसला मोदी के साथ है। मोदी ने कोई ऐसा वादा उससे किया है जो पूरा नहीं कर रहा, और वो वादा जो है वो पता है क्या है, वो पहले बयान भी कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के लिए मौका है कायद साहब कि पाकिस्तान $400 अरब जो है वो कमा सकता है। मैं आपसे इस तरह की बहस, मैं मौका तो यकीनन हमारे पास है, मौका हमेशा होता है उनके लिए जो प्रिपेयर्ड माइंड्स, ये गालिबन उसने कहा था ना जिसने पेनिसिलिन बनाई थी। मगर सवाल मैं ये भी याद दिलाता जाऊँ, जो PTC था पाकिस्तान का नहीं, पूरे साउथ एशिया का, अब PTCL हुआ है, पहले ये PTC था, है। तो ये पूरी दुनिया को सिखा रहा था कि ये टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन किस बला का नाम है। ये गालिबन बेस्ट था साउथ एशिया में, जिसे हमने बेचा, जो PTCL बन गया, और जिसमें हमारा आखिरी मुनाफा जब हमने गालिबन 70-80 बिलियन रुपीज़ का था। आज पिछले 2 साल पहले ये को 8 बिलियन, वो भी तारें बेच के, ये जो उसका पुराना सामान है जो ऑब्सोलीट हो गया है, उसको निकाल के, तो वो क्या होती है, तांबा तुंबा बेच के तो वो इसको चला रहे हैं। उस वक्त इंडिया ब्रॉडबैंड ले रहा था, अब उस पर उसने $400 बिलियन इससे कमा रहा था। अब बात ये है कि ये तो अपनी आज कमा रहा है, तो वो ये इंडस्ट्री हिट हो जाएगी, और ये हिट होने से जो ऑलरेडी वहाँ पे, जिसे आप क्या कहते हैं, कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, खुफ्ता छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, वो, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 800 मिलियन लोगों को तो वैसे वो खैरात में बेचारे, बाकी रहेगी 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास जो है वो हिट होने जा रही है।
और जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि खास तौर पर उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं जो बड़ी मुतहरक हैं, तो मियां साहब ये तो वहां पे इंडस्ट्रियल जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आखिरी बात वो तो मैं एक फिक्रा कह दूं, वहां तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल कायद साहब, वहां पर होगा, वहां बेरोजगारी होगी, गुर्बत बढ़ेगी, अनरेस्ट होगा, अनरेस्ट है वहां पर जो है वो तहरीकें चल रही हैं, भारत जो है वो टूटने के खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके लिए इस वक्त मौका है और पाकिस्तान को ये मौका अवेल करना है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी के मौके अभी सामने आ रहे हैं। कल अमेरिकन नाज़मुल अमूर जो पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने बाकायदा तौर पर बयान दिया, बहुत बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान 15 बड़ी मईशतों में शामिल हो सकता है और इसमें पोटेंशियल है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा कुछ सालों में जो है वो बड़ी मईशत बन सकता है और 412 अरब डॉलर की इस वक्त जीडीपी हमारा है और इसको 3.3 खरब डॉलर तक पहुंचाने का इम्कान बिल्कुल वाज़ेह और रोशन है। उन्होंने ये भी बताया कि 10 से 15 बड़ी मईशतों में पाकिस्तान के शामिल होने की गुंजाइश है। किन्होंने बताया मियां साहब आपको कान में आके? इसके अलावा देखें कि सर के पाक जो देखें कायद साहब, एक मिनट दीजिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई? आज कायद साहब, आज एक जो है वो सामने फिगर आए हैं, मैं वो इदादो शुमार सामने रख दूं कि कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और कतर और अज़रबैजान पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं और इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में यूएई और कतर 10-10 अरब डॉलर और सऊदी अरब 5 अरब डॉलर, अज़रबैजान 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। कायद साहब 5 नए कॉरिडोर जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म वहाँ से जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और अभी जो वहाँ पर ऐलानात हुए वो बड़े हैरत अंगेज़ ऐलानात हुए। वहाँ पर पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका एक्शन प्लान जो है 2024-2029 उस पर दस्तखत कर दिए हैं और पाकिस्तान चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जो है वो फ्लोट करने जा रहा है। सीपैक 2 का आगाज होने जा रहा है। बेल्ट एंड रोड और कुराक्रम हाईवे की जो है वो होने जा रही है। 5 नए बिजनेस कॉरिडोर जो है वो उसका आगाज होने जा रहा है। 21 मुआहिदों पर जो है दस्तखत हो गए हैं। 4.2 बिलियन डॉलर की फौरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। कायद साहब, मियां साहब बात यह है कि बॉन्ड फ्लोट करेगा तो बॉन्ड से हम कर्जा लेना जा रहे हैं ना, वो तो हम ले रहे हैं, उसमें तो हमसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं है। अगर बॉन्ड हम फ्लोट करते हैं, अब उसका इंटरेस्ट रेट क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई हमारे बॉन्ड खरीदता भी है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मियां साहब अभी मैं बात कर रहा था कि कतर की सरमायाकारी, मैं यही तो कह रहा हूँ, RLNG की सरमायाकारी क्या हमें कतर माफ़ कर देगा और 32 से पहले जो उसकी हमने कैपेसिटी पेमेंट अरबों में करनी है डॉलर्स में, वो हमें हमारी जान छोड़ देगा? या क्या आज तक हम अपने IPP से जान छुड़ा सके हैं? मियां साहब अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर, बट हु इज देयर टू एक्सप्लॉइट देम? Do these people would exploit all those opportunities for themselves, for their own businesses, or for Pakistan? साल के मुआहदे किए, अपनी मईशत को सर अपनी मईशत को खूह खाते में डालने की कोशिश की है हमने। क्या कोशिश माशाल्लाह बड़ी कामयाब कोशिश। खुशखबरी देता हूं कायद साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के अंदर सर आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी ने खबर दी है कि अटक के इलाके में 3 बड़े कुएं जो हैं वो दरियाफ्त हो गए हैं तेल और गैस के। वहां से तेल और गैस निकल रही है। एक कुएं से जो है वो वहां से 3 कुओं में 2113 बैरल जो है वो तेल निकल रहा है और 41 लाख क्यूबिक फीट गैस बरामद हो रही है और मजीद जो है वो गैस और तेल की तलाश जारी है। मैं कल भी वजारत पेट्रोलियम में था, वहां पर बहुत सी कंपनियां जो है वो आई हुई थी लाइसेंस के लिए, अप्लाई करने के लिए और बताने के लिए कि हम पाकिस्तान में तेल तलाश करना चाह रहे हैं। अमेरिकन कंपनियां भी थी, दीगर कंपनियां भी थी। चले मियां साहब, मैं पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए आई हैं। कायद साहब मैं मियां साहब इतनी खिदमत अल्लाह करे कि जिन्होंने ये डाइक्स जो हैं या ये लिखा हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम्स और के जो गियर बॉक्सेस हैं वो मेल फंक्शनिंग कर रहे हैं, नट बोल्ट को अल्लाह ये जिन्होंने किया अल्लाह उनको हदायत दे और अल्लाह उनको हदायत दे जो अभी हमारे प्रोग्राम में क्या गए हैं कि कच्चे के डाकुओं से आपको मरवा देंगे और मतलब और ये अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड पे आ गई है। क्यों? एक बात और दूसरी बात ये मियाँ साहब कि बात ये है कि ये सो फार तो अभी तक तो हमें ये पता नहीं है कि हम हम इन्वेस्टमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। हमने बाहर अपनी चीज़ को, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, हम ना हमारे पास कोई वीज़ा है बाहर का, ना हमारे पास कोई पासपोर्ट है, हमने इधर ही रहना है और इधर ही मरना है। मगर इसलिए हम रोते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अब आप पूछेंगे कि जनाब ये पानी का की करना जे, ये पानी तो हटाओ, असी आके इन्वेस्टमेंट कर लिए या ये दिस एंड सेकेंडली आते हैं मियाँ साहब
थोड़ी सी लाइट स्टोरी है, इसे कलर स्टोरी कहते हैं। इस पर हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते मियाँ साहब, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ साहब हम तो एक जो है ना 47% बच्चे हमारे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन के मारे हुए हैं, या उनकी स्टेंटेड ग्रोथ या उसे वेस्टेड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि और ये वो बच्चे हैं, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ के जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि जो हमारी यंग माएँ हैं वो उनमें आयरन की कमी है, उनमें खून की कमी है, जिसकी वजह से ये हमारे हालात हो रहे हैं। और दुनिया और चीन और वो ये क्या कह रहे हैं कि हम ज़िंदगी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑलरेडी 80-90 के करीब है। जापान का इसका सबसे, इस वक्त मैं आपको हैरत की बात बताऊं, हाईएस्ट लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जिसे उर्दू में औसत तवक्कुए हयात कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्यूबा का है। इट इज़ मोर देन दैट ऑफ अमेरिका। खैर, इस पे बाद में बात करेंगे। तो वो 150 पे ले जाने की बात कर रहे हैं, और हम जो है वो हम रोज़ाना अच्छी कहानियाँ सुना देते हैं लोगों को, बट सो फार हमारा रिकॉर्ड क्या है? यहाँ ये रिकॉर्ड हमारा ठीक नहीं है। आज अपॉर्चुनिटी खुली है तो हम बार बार खुल के इसलिए बात कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो वेस्ट। इसको ज़ाया मत होने दें हम, मगर इसके लिए एक शर्त है, वी नीड ऑनेस्ट पीपल हु लिव इन हिस्ट्री, who do not live in their bank accounts। वो सारी राती बैंक गिनते नहीं रहते, अज इन्ने रब हो गए ने, अज इन्ने रब हो गए ने, आज यह भी जमीन ले लीए। मैं अगर आप किसी दिन स्टोरी करूंगा कि यहाँ आजकल पटवारी किसके नाम जमीनें लगवा रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। जी मियाँ साहब। कायद साहब, जो हम बात कर रहे हैं 150 साल जिंदा रहने की, ये एक हकीकत बनती जा रही है। वो इसलिए कि जो सुपर पावर होने का कल ऐलान किया चीन ने, वहाँ पर रूसी सदर भी मौजूद थे। जब वो परेड की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने ये आपस में बात की थी कि इसमें जो है वो हम आगे काम करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा इनकलाब जो है बर्पा होने जा रहा है, और इसमें ये मुमकिन है। उन्होंने बाकायदा तौर पर आपस में डिस्कस किया कि जो पैवंदकारी है अज़ा की, उसको अगर बार बार मुसलसल किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी जो है वो बढ़ भी सकती है और उसमें जो है एक्टिव भी हो सकती है उससे पहले से, और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये इंसान ये जो है वो ये जो स्टेम सेल साइंस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी कुदरत में तहकीक करो, तो तहकीक है, जितनी इसकी तहकीक को बढ़ा लें उतना ही बढ़ सकता है। 3 इनकलाब आने वाले हैं कायद साहब। एक तो इनकलाब जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स का है, दूसरा इनकलाब जो है वो एआई का आने वाला है, और तीसरा बायोटेक्नोलॉजी का आने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी में अब चीन और रूस ने काम शुरू कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ भी शेयर होगी, और पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर जो है वो इस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो, दीगर यूनिवर्सिटियाँ हो, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड बाकायदा तौर पर फैकल्टीज़ जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और वहाँ पर रिसर्च हो रही है। और जो रशिया में और चीन के अंदर ये काम शुरू हो चुका है, तो ये बिल्कुल कोलैबोरेशन के साथ जो कि बायोटेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर पर काम किया जाए, ब्रेक है मियां साहब, कोई शक नहीं। मियां साहब एक ब्रेक है, इंसानों को ये सलाहियत दी है, इस ब्रेक एक ब्रेक है। हम तो ये कहते हैं कोई ना दे सनू 150 साल, 20 लाख लोग आपके मुताबिक जो इस वक्त बेघर हैं उनके सरों पर छाती दे दो, और खुदा न खास्ता अगर और लोग हिट होते हैं तो उनके लिए कुछ कर दें। हमें इतनी लंबी ज़िंदगी लेके हमने इतना इस माहौल में की कर लेना है। बहरहाल अच्छी की उम्मीद करते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक भी लेते हैं, वापस आते हैं और इमरान खान को बैरून मुल्क भेजने की बातें, एक्सटेंशन की बातें, ये ख़त्म कर दें, वंस फॉर ऑल सेटल करें, ज़िंदगी आगे बढ़े, ताकि ये अगर जो मंसूबे आ रहे हैं तो हम इन पे काम करें, हम पॉलिटिकल रैंगलिंग ना करते रहें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियाँ साहब, एक बात वंस फॉर ऑल इस मुल्क में सेटल क्यों नहीं हो जाती? जब राना साहब ने भी कह दिया कि यार हमें भी चाहिए भाई, तसलसल होना चाहिए, 10 साल के लिए कंटिन्यूएशन होना चाहिए, और जो सो कॉल तरक्की का सफ़र जारी रहे, तो फिर ये आप क्यों ये कह रहे हैं लोग बार बार कि जी वो बैरून मुल्क भेजने की बातें हो रही हैं, उधर वो एक तरफ से एक और चल रहा है कि जी ये अपना उनके बेटे जो हैं वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आ रहे हैं। ऑल दिस र्यूमर मिल इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये इसको तो हम सेटल करें ताकि जो तरक्की के मौके आ रहे हैं उनसे कोई हमें फ़ायदा हो सके। मियाँ साहब देखिए, कायद साहब, बड़े बड़े सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं और उनकी तरफ से ही खबर आ रही है कि एक तो ये खबर पहले आई कि इमरान खान जो हैं वो बीमार हैं, उनको 2 बीमारियां हैं, एक उनके कानों में सीटियां बजती हैं, दूसरा उनका बैलेंस जो है वो तवाज़ुन बैलेंस का जो है वो बेहतर नहीं है, वो उनको जो है वो कान से उनका डिसऑर्डर है या आंखों से डिसऑर्डर है, उनको चक्कर आते हैं।
और दूसरी खबर ये आई कि उनके जो बेटे हैं इमरान खान के, वो साहबजादे जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट पे आ रहे हैं और अपने वालिद साहब को जो है वो यहाँ से इलाज के लिए ले जाने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि वो उनको कायल कर लें, जब वो आएँ तो उनको कायल कर लें। लेकिन हलीमा खान साहबा जो हैं वो नहीं मान रही, वो कहती हैं कि इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको अगर बाहर ना भी भेजा गया या वो बाहर ना भी गए तो बनी गाला जो है उनको ज़रूर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जो जेल है उसकी जो वहाँ पर कैद है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है और यहाँ पर जो है वो एक घर होगा, घर में जो है वो उनको जो है वो कैद रखा जाएगा दोनों को। तो यहाँ पर उनको शिफ्ट करने की भी तैयारियाँ हो रही हैं। इससे पहले भी बहुत सी तैयारियाँ, बहुत से मौक़ों पर ये तैयारियाँ हो चुकी थी, लेकिन वो आखिर में जो इमरान खान साहब की वजह से, उनके ट्वीट्स की वजह से दोबारा उनको वहीं पर रखा गया। तो अभी फिर दोबारा जो है वो इस मूव पे खबरें जो है वो आ रही हैं। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में इसकी जो है वो बिल्कुल कोई ना कोई इस पर पेशरफ्त हो जाए। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, सर जो कानून है वो तो बन चुका हुआ है और कानून कहता है कि जो आर्मी चीफ हैं वो 5 साल के लिए उनकी तकर्री जो है वो है, और कानून जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि ये इसी तरह है कि जैसे इसका इतलाक जो है वो उस माजी से होगा। तो इसमें तो कोई अबहाम ही नहीं है, अबहाम इसमें पैदा किया जा रहा है। किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरी आइनी माहिरीन से बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, 5 साल के लिए तकर्री है। 5 साल अगर उनको एक्सटेंशन जो है वो आगे मिलती है तो 10 साल ये बनते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने यही बात कही है, इसमें तो बहस होनी नहीं चाहिए, इसमें बहस अबहाम पैदा ही नहीं होना चाहिए। तरक्की के मौक़ों की तरफ बात जो है वो होनी चाहिए और अबहाम पैदा किया जा रहा है। कई सब जो बात करने अच्छा मियां साहब, एक और बात जो हो रही है, जो जनरल फैज साहब मुद्दत तक मुलतवी होने जा रहा है। जनरल फैज साहब जो हैं उनका भी मेरे ख्याल में अब ट्रायल जो है, और वो एक ये भी कहानी चलाई जा रही है कि जो बाजवा साहब हैं वो कहते हैं, वो आई डोंट नो वेदर इट्स अ र्यूमर, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है यार, डर ही लगता है कि भाई तस्दीक किए बगैर, जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि भाई हमें बात नहीं करनी चाहिए। अब ये बात ये फरमाएं कि वो कहते हैं जी वट एवर आई वाज डूइंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ बाजवा साहब, तो ये बातें हैं या ये बातें बाहर आ सकती हैं या ये सिर्फ सोशल मीडिया का क्रैप है? मियां साहब देखें, कायद साहब जो मुल्ज़म होता है वो तो बिल्कुल अपने दिफा में कोई ना कोई एविडेंस पेश करता है या बात करता है या बयानात देता है, और इसमें जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि फ़लाँ को, बाजवा साहब का भी उन्होंने नाम लिया, इमरान खान का भी नाम लिया कि उनको बुलाएं, उनको पूछें। लेकिन ये फ़िलहाल कहानियाँ हैं कि बाजवा साहब को जो है वो वहाँ पर बुलाया जाएगा या पूछगिछ की जाएगी। मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो कहते हैं कि अभी इसमें वक्त है, क्योंकि जो 2 ब्रिगेडियर्स हैं उनके जो बिल्कुल नज़दीक थे, नईम साहब और गफ़ार साहब, उन्होंने उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह जो है वो बन गए हैं। अभी उनके डिफेंस में उनका वकील जो है वो अपने दलाइल देगा, उनसे जिरा करेगा, उसके बाद जो है वो इसका फैसला होगा। अभी इसमें वक्त है। लेकिन जहाँ तक बाजवा साहब की बात है तो सोर्सेज ये कहते हैं कि ऐसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है बाजवा साहब को पूछगिछ का या वहाँ पर बयानात का कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा मियां साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो ऑफ दिस वीक। ये 27वीं तरमीम भी सुना कि एट द 11th आवर आएगी, और सब भी इसको जिस तरह 26वीं तरमीम जो है वो बन गई थी, इसी तरह ये भी बन जाएगी। तो इसकी भी है कोई अभी कुछ नज़र आ रहा है? क्योंकि हमें मुनीफ फारूक साहब, देखिए कायद साहब, जो मैं बात की थी पहले के उससे जो मैं बात मुकम्मल कर रहा था कि कल कौमी असम्बली का इजलास है जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर सितंबर में ही एंड पर इजलास जो है वो दोबारा बुलाया जाएगा जो अक्टूबर तक चलेगा। उस इजलास में ये मसवदा जो है वो पेश होने का कभी इम्कान है, क्योंकि इस पर जो है वो दिन रात काम हो रहा है। और वो उसमें कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ ऐसी शिक्कें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से, उनकी मुदाखलत की वजह से रह गई थी, वो भी इसमें शामिल होंगी। और कुछ ऐसी शिक्कें भी हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है, और अचानक इसको जो है वो असम्बली में लाया जाएगा और इसको मंजूर करा लिया जाएगा। और उसमें आपने देखा कि मियां आमिर साहब जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर देते हुए नजर आते हैं सूबों हाँ, वो बड़ी वेमटली बात कर रहे हैं मियां साहब। लीडरशिप है वो रिजल्ट नहीं दे सकी, नई लीडरशिप होनी चाहिए। ओके, आखिरी 30 सेकंड है नाजरीन, ये मेरे ख्याल में बनेंगे और ये सब काम भी होगा। इजाज़त दीजिए, ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।